इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग है। और विद्यार्थी, आप लोग को पहले सूचना दे दिया गया था कि आपको नया चैप्टर, उसके बाद वाला चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। आपको पीछे वाला चैप्टर था बहुपद, और ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तीसरा अध्याय, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसी को लीनियर इक्वेशन बोला जाता है, रैखिक समीकरण कहा जाता है। आइए हम लोग इस पर बात बहुत अच्छे तरह से करेंगे। और कुछ किताब से अंतर्गत कुछ चैप्टर को काटा गया है सिलेबस। मैं आपको इसका पूर्ण सूचना मंगलवार और बुधवार को दिया जाएगा, जिसमें क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के साइंस और मैथ में कौन कौन से चैप्टर आप लोग को एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज आइए हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के पहले थ्योरी, फार्मूला, रूल, नियमों के आधार पर बताते हैं। इसके बाद इसमें 5 गो एक्सरसाइज है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एंड 3.5 है ना, या शायद 4 वो होगा, जो भी हो 4 से तो कम रहता ही नहीं है, तो इसलिए 4 या 5 गो रहेगा। तो विद्यार्थी जी, इस बातों को आप ध्यान रखें। आइए दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दो चर यानी चर राशि कितना रहेगा, 2 गो। अभी तक हम लोग जो बहुपद पढ़ रहे थे उसमें एक चर राशि रहता था, अब इसमें एक साथ 2 गो रहेगा। दो चर वाले रैखिक, रैखिक बहुपद हम लोग कब कहते थे, जब उसका घात 1 होता था, यानी वैसा बहुपद जिसमें चर राशि का घात कितना हो, 1 हो, तो उसे रैखिक बहुपद कहते थे। तो विद्यार्थी जी, यहाँ पर वह बीजीय व्यंजक, यानी ये भी अलजेब्रा का पार्ट है, अलजेब्रा ये भी है, वह बीजीय व्यंजक जिसमें 2 चर राशि हो और जिसका अधिकतम घात 1 हो। चर राशि कितना हो, 2 हो, और अधिकतम घात उसका कितना हो, 1 हो, तो उसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। अब रैखिक समीकरण का युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा। अब उसी प्रकार से 2 समीकरणों को लिखा जाएगा या होगा, तो उसे रैखिक समीकरण का युग्म कहा जाता है। क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण के युग्म कहते हैं। उसमें जो चर राशि होता है, उस चर राशि का जो मान आएगा, हल आएगा, उसी को हल समुच्चय कहते हैं, हल समुच्चय कहते हैं। और वो रैखिक समीकरणों पर निर्भर करता है, क्योंकि रैखिक समीकरणों को आगे चल करके 3 प्रकार के पदों में व्यक्त किया जाता है, जिसको एक को बोलते हैं आश्रित समीकरण, एक को बोलते हैं संगत समीकरण, और एक को बोलते हैं असंगत समीकरण। तो विद्यार्थी, हम लोग सारी टॉपिक पर बात करेंगे। पहले आप इसका परिभाषा को नोट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। हम बोर्ड पर लिखते हैं। दो चर
वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण लिख के क्या दे दिया है, या फिर समीकरण क्या है, क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि वहां क्यों लिखा था इसलिए क्वेश्चन बना दिया। आंसर ए लिखेंगे, वह दीजिए व्यंजक जिसमें दो चर राशि होता है जिसका अधिकतम घात एक, वह बीजीय व्यंजक जिसमें दो चर राशि होता है जिसका अधिकतम घात एक होता है उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका सामान्य रूप इसी को व्यापक रूप भी कहते हैं। समान रूप ax bx इक्वल टू 0, जहां a b c वास्तविक संख्या है जिसमें a डाई नॉट इक्वल टू 0, b डाई नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान भी 0 नहीं होना चाहिए और b का मान भी 0 नहीं होना चाहिए, c का मान 0 हो सकता है। तीनों को एक तरफ लिखा गया है, बराबर के उस साइड 0 लिखा गया है। तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण का समान रूप। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कहा जाएगा तो सेम चीज दो गो रहेगा, यानी यहां देख रहे विद्यार्थी, बाय मिस्टेक हो गया, दो चर नहीं था, एक के चर में दोनों था, ax प्लस bx लिख दिए थे, तो दो चर राशि होना चाहिए। यहाँ पर x और y चर राशि है, यहाँ x और y चर राशि है जिसका घात आपको तो दिख रहा है एक है। तो चर राशि का एक है, दो गो है, कौन कौन है, x और y, उसका घात कितना है, एक है। उसको सजाया गया है कैसे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सुनिए, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कहेगा तो ऐसा समीकरण दो गो लिखा है। देखिएगा यहाँ पर तो जगह थोड़ा छोटा है ना, तो आप पहले इसको एक बार गौर से देख लें, समझ लें। वह बीजीय व्यंजक जिसमें दो चर राशि होता है और जिसका घात अधिकतम घात सबसे बड़ा पावर एक होता है, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका समान रूप व्यापक रूप है ना, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है जिसमें
ए का मान और बी का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी ए बी जो गुणांक हुआ उसका वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें एक्स और वाई जो है विद्यार्थी जी, एक्स और वाई जो है चर राशि है जिसका घात दिख रहा है एक। समझ रहे बात को? आप इसको 20 सेकेंड गौर से देखें। देखिए विद्यार्थी जी, अब इस रूप में आप समीकरण बनाइए। दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण देखिए। दो तीन उदाहरण देते हैं। ए के जगह पर जीरो छोड़ करके कुछ भी दीजिए संख्या में, 1 2 3 4 5 6 माइनस प्लस भट्टा दशमलव रूट जो देना है सो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल √3x प्लस 2/5y प्लस 3 इक्वल टू 0। देख लिया, क्योंकि ए की जगह पर √3 और इसके जगह पर ई देखिए आपको आ रहा है अपरिमेय संख्या, ई आ रहा है परिमेय संख्या, ई भी आ रहा है परिमेय संख्या और पूर्णांक दोनों, तो ये सब वास्तविक संख्या का सदस्य हो गया है। और दूसरा उदाहरण देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो सर इसमें 3 पद होना चाहिए, इसमें दुइये के लिए, इसका मतलब है सी की जगह 0 होगी, ए के जगह शुरू में 0 नहीं होना चाहिए, दूसरा में 0 नहीं होना चाहिए, तीसरा का 0 हो सकता है। समझ रहा? तो ये भी आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है। एक और देते हैं, -2x माइनस वाई या प्लस वाई बराबर 7। तो ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसी को इधर से उधर लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको प्लस में दीजिए, माइनस में दीजिए, बटा में दीजिए, रूट में दीजिए, कुछ भी दीजिए, खाली एक्स की जगह 0 नहीं दीजिए, वाई की जगह 0 नहीं दीजिए। समझ रहे बात को? और आपने आपके सामने ये सारी बातों को लिख दिया गया है, समझ गए होंगे। अब हम आपको आगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म लिखते हैं। युग्म क्या होता है? विद्यार्थी, जब दो समीकरणों को, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के कई गो, दो गो को एक साथ लिखा जाता है ना, और उसको लिखने से एक का बोध होता है, एक प्रश्न का बोध होता है, तब उसको युग्म समीकरण कहेंगे। देखिए क्यों कर देते हैं, क्वेश्चन ही, रैखिक समीकरण का युग्म क्या है? जोड़ा, पेयर। तो यहां पर जवाब होगा विद्यार्थी जी कि जब दो रैखिक समीकरणों को एक समूह में लिखा जाता है, एक ग्रुप में लिखा जाता है, एक साथ दर्शाया जाता है, तब उन दोनों को मिलने से जो बोध होती है तो युग्म का बोध होता है, युग्म कहलाता है ना। जब दो रैखिक समीकरण को एक साथ समूह में लिखा जाता है तो उसे
उसे रैखिक समीकरण का युग्म कहते हैं। सर एग्जाम्पल देखिए इसका समान रूप ax by प्लस सी समीकरण एक समीकरण हुआ, दो समीकरण हुए ax प्लस by प्लस सी समीकरण दो। तो बस दोनों में कोई अंतर तो नहीं है सर, अंतर करते हैं ना, इसका गुणांक ऐसे और दूसरा को ऐसे, अब अंतर हो गया। अब ये कहलाएगा दोनों को मिलने के रैखिक समीकरण का युग्म कहलाएगा, जहां x, y चर राशि है जिसका घात एक है और a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 सभी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। समझा विद्यार्थी, ये आपका व्यापक रूप आया, युग्म कहते हैं इसका व्यापक रूप, इसका सामान्य रूप क्या है, ये। अब इसी के रूप में आप उदाहरण बैठाइए, यहाँ पर संख्या दीजिए। तो मान लेते हैं 2 है, x है, 3 है, y है, 4 है बराबर 0 है। बहुत सारा है, 2 है, 3 है, 4 है। अब यहाँ दीजिए, कुछ नहीं दिया, -3/2 दिया, +7 दिया बराबर 0। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। तो इस रूप में भी हो सकता है, आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब गुना है, -3/2 है, 7 है, तो सिर्फ एजा पर आपको 0 नहीं देना है, बाकी 4 और 7 की जगह पर 0 दे सकते हैं। अभी किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और इसको ध्यान से 20 सेकेंड तक देखें। तो देख लिया विद्यार्थी आपने। अब देखिए हल, रैखिक समीकरण का हल, x और y का मान, रखने पर यदि बराबर वाला यदि आता है तो उसको संतुष्ट मान कर, यानी x और y की जगह पर ऐसा मान रखा जाए कि उस मान को रखने से बराबर में 0 आ जाना चाहिए। तो उस जो x का जो मान हुआ, जो y का जो मान हुआ, उस मान को रखने से जो बराबर वाला संख्या वो आ जाती है, तो वही हल कहलाता है, रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। तो इस को उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्यापक रूप जब लिखिए कहेगा तो ऐसे ही लिखिएगा।
एक्स बी वाई सी तीनों एक ही तरफ, तीनों एक ही तरफ लिखिएगा। व्यापक रूप यही है। समीकरण को आपको किताब में ऐसे भी दे सकता है, यहाँ ए, यहाँ बी, अयोग्य सी। समझ रहे बात को? सूत्र इसी रूप में बैठाया जाता है। सूत्र जो आप लोग को बुक में दिया जाएगा यह हम लिखेंगे तो इसके आधार पर, और इसके आधार पर जब लिखेंगे तो दोनों में केवल माइनस का अंतर कर देंगे। समझ रहे बात को? उस बात को जहां पर हम सूत्र लिखेंगे वहां बात हम बोलेंगे। देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टेड है और नया भी है। दो चर वाले आपने रैखिक समीकरण 9th क्लास में पढ़ा था, लेकिन उसमें युग्म नहीं पढ़ा था, यानी एक साथ दो समीकरण नहीं पढ़ा था। आपने केवल एक ही समीकरण पढ़ा था कि उसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। समझे बात को? तो दोनों में अंतर है थोड़ा। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या है? सब क्वेश्चन बना रहे हैं जो पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखिए एक्स है, वाई है, 5 है। आप अपना मन से वैसा मान पुट करो ताकि 5 आ जाए। तो यदि एक्स की जगह 2 दे दिए, वाई की जगह 3 दे दिए तो 5 आ गया कि नहीं? कोई विद्यार्थी कहेगा नहीं सर हम इसको इसके जगह पर 6 दे देंगे, इसके जगह पर 11 दे देंगे तो 5 आ जाएगा कि नहीं? हाँ विद्यार्थी, एक्स की जगह पर -6, वाई की जगह पर 11 देने पर 5 आ रहा है, क्योंकि 11 में 6 घटेगा तो 5 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। अतः एक्स का मान ई भी सही है और एक्स का मान ई भी सही है, वाई का मान ई भी सही है और वाई का मान ई भी सही है, क्योंकि यह मान देने पर बराबर वाली संख्या आ जाती है। समझ रहे? तो जो संख्या रखने पर बराबर वाले के मान के बराबर में आ जाए, जोड़ के घटाओ के जैसे भी हो, वहां जैसा चिन्ह रहेगा उसके आधार पर ने यदि बराबर वाला मान आ गया तो वही मान यानी x बराबर 2 और y बराबर 3, यही मान इस समीकरण का हल कहलाता है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। समझ रहे विद्यार्थी? आपको लिखाने के समय में कैसे लिखा जाएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में चर राशि का निश्चित मान रखने पर यदि संख्यात्मक मान दिए गए मान के तुल्य होता है तब वह चर राशि का हल, यानी दो चर राशि का दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। समझ रहे विद्यार्थी जी? आप ध्यान से देखिए। देखिए विद्यार्थी, एकदम जैसे अभी मैंने बताया वैसे लिखना है कि वह समीकरण या समीकरण जिसमें चर राशि का वैसा मान रखने पर जो समीकरण को संतुष्ट करता है। क्या करता है? संतुष्ट करता है। मतलब LHS का मान और RHS का मान दोनों बराबर होगा, उसी को आप क्या कहिएगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहते हैं। फिर हम परिभाषा को लिख कर करके आपके बीच वैसा उदाहरण को देते हैं। किसी दिए गए आंसर में
किसी दिए गए रैखिक समीकरण में चर राशि दोनों चर राशि x, y के मान रखने पर समीकरण को संतुष्ट करता है तो वह मान दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। सुनिए विद्यार्थी कि किसी दिए गए रैखिक समीकरण, कोई समीकरण दिया हुआ है, उस समीकरण में x का मान और y का मान दोनों चर राशि का मान रखने पर समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब विद्यार्थी LHS बराबर RHS आ जाएगा। तब वही मान जो आपने रखे और रखने पर बराबर आया तो उस मान को दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। आइए हम आपके बीच उदाहरण के द्वारा x प्लस वाई बराबर 5 जब x बराबर 2 y बराबर 3 तो देखिए x प्लस वाई बराबर 5, x की जगह पर 2, y की जगह पर 3, 5 बराबर 5 संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट है, इसलिए हल 2, 3 हल इसी प्रकार से लिखा जाएगा। कोऑर्डिनेट की तरह पहले x लिखा था तब y लिखा। समझ रहे बात को? x का मान और y का मान, तो इस प्रकार से संतुष्ट करेगा। तब हम आगे देते हैं आपको जांच करने के लिए। आप देखिएगा कि संतुष्ट करता है या नहीं। आप इसको गौर से 30 सेकंड तक देखें। हो गया विद्यार्थी जी? अब देखिए, आप इसको गौर से देख लिया। मैं आगे एक समीकरण देता हूं, आप उसको जांच कीजिएगा कि इसका दिया गया हल जो है वो सत्य है या नहीं है।
जांच करें कि दो चर वाले रैखिक जांच करें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल है या नहीं। यदि 2x + 3y = 7 जहां x = 2 और y = -5। देखिए विद्यार्थी, ये प्रश्न है और x का मान दे रहा है 2 और y का मान दे रहा है 5। तो आपको जांच करना हल है, सत्य हल है या असत्य है, सही है या गलत है, उसका हल समुच्चय है या नहीं है। अथवा ज्यामिति में इस चीज को जानते हो क्या लिखा जाता है, यदि ईमान इसको x और y का मान इस पर रखेंगे और बराबर आ जाएगा तो ज्यामिति में लिखा जाता है कि अभी आपको बताया कि 2 और -5 ऐसे लिखाएगा बिंदु की तरह नियामक में। तो यदि इसको मान रखने पर ही बराबर आ गया तो कहा जाएगा कि 2, -5 यह बिंदु इस रैखिक समीकरण वाली रेखा पर स्थित है। स्थित है, रैखिक समीकरण का मतलब सरल रेखा, सरल रेखा यानी यह बिंदु इस रेखा पर स्थित है ज्यामिति के दृष्टि से। और यदि ईमान संतुष्ट नहीं करता है तब बोलिएगा यह बिंदु इस रेखा पर स्थित नहीं है, क्योंकि इस बात को आपको एक्सरसाइज में पूछेगा कि दिया गया समीकरण का यह बिंदु उस रेखा पर स्थित है या नहीं। तब आपको x और y का मान रखेंगे और यदि बराबर आ गया तो लिखेंगे रेखा पर स्थित है, और यदि नहीं आया तो लिखेंगे रेखा पर स्थित नहीं है। इसलिए आप यहाँ पर गौर से देखें, सभी बच्चे हल की जांच करते हैं, ये सॉल्यूशन हुआ है ना, और यहाँ टेस्ट लिखते हैं, जांच ब्लड टेस्ट नहीं चल रहा है, बायोलॉजी नहीं है। x की जगह मान दीजिए विद्यार्थी 2 × 2, 2 × 2 3, y का मान दीजिए 5 = 7। यहाँ लिख दीजिए दिया है x = 2 y = -5 दे रहे बाबू, और 2 दूनी 4 -7 क्या बाबू इसमें घटेगा -11 = नॉट 7। क्या दोनों बराबर आया? नहीं, तो इसको कहते हैं नॉट इक्वल टू LHS = नॉट RHS। इसलिए 2, -5 समीकरण 2x 5y = 7 पर स्थित नहीं है। अथवा लिख सकते हो, अथवा 2, -5 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो जैसा रहेगा उसके अनुसार हम लोग को लिखना पड़ेगा। आप लोग यहाँ से सही बच्चे समझ गए होंगे, बहुत अच्छा है। आप लोग को एक्सरसाइज में भी है इस प्रकार से जांच करने के लिए। आपके पास जो भी बुक होगा, भारती 1, NCERT, आलोक प्रकाशन, स्टूडेंट फ्रेंड, MBD, जो भी बुक आपके पास है, जिन राइटर का बुक है, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3 में लीनियर इक्वेशन चैप्टर के अंतर्गत अभी ऐसा क्वेश्चन रहेगा जांच करने में। स्टूडेंट फ्रेंड में 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से जांच करने के लिए दिया है कि दिए गए समीकरण का हल है या नहीं है। तो मान को रखेंगे, यदि ब्रैकेट के अंतर्गत है तो पहला जो होता है x का मान होता है, दूसरा जो होता है y का मान होता है,
वह मान समीकरण में रख देंगे और बराबर वाला मान आ गया तो समीकरण को संतुष्ट करता है अथवा उस समीकरण का वह हल है। समझ रहे विद्यार्थी जी? देखिए आगे का बात आप इसको गौर से देख लें 20 सेकेंड तक। तो ठीक है विद्यार्थी, बहुत बहुत अच्छा आपने किया। देखिए मैं आगे आप लोग को अलग चीज बताने वाले हैं। इसमें ग्राफ जब भी जाएगा विद्यार्थी तो सरल रेखा, क्योंकि रैखिक समीकरण आप लोग को रैखिक बहुपद भी बताए थे। रैखिक बहुपद का ग्राफ जब भी जाता तो सरल रेखा, इसमें भी है ग्राफ भी है। आप लोग ध्यान दें, ग्राफ कॉपी खरीद लेंगे, रबर कटर पेंसिल की मदद से ग्राफ अच्छा ढंग से बनाएंगे। जब मैं बताऊंगा तब आप अपने आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करें, जमा करें और कम भोले। देखिए आगे इस रैखिक समीकरण के विरोधी और अविरोधी दो प्रकार का हल होता है, विरोधी समीकरण और अविरोधी समीकरण। सर इसी को बोलते हैं संगत समीकरण और असंगत समीकरण। तो देखिए विद्यार्थी, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो समीकरण, अब हम बार बार दो समीकरण नहीं बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म बोलेंगे। युग्म बताएं, युग्म का मतलब हो गया कि एक साथ दो समीकरण देगा। और ये विरोधी और अविरोधी, संगत और असंगत तभी पता चलेगा जब युग्म रहेगा। तो विद्यार्थी जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखा हो, यानी उस समीकरण से ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ खींचने के बाद एक ग्राफ दूसरे को प्रतिच्छेद करे, काटे या स्पर्श करे तो उसे अविरोधी रैखिक समीकरण कहते हैं, संगत समीकरण कहते हैं। समझे? और यदि एक दूसरे के समांतर हो तो समांतर रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी काटती नहीं है, क्योंकि डिफिनेशन होता है दो सरल रेखाओं के बीच की दूरी यदि सदैव समान रहे, सदैव, तो उन दोनों रेखाओं को समानांतर रेखा कहते हैं। समझे विद्यार्थी जी? ये दोनों समानांतर रेखाएं जो होती है नहीं काटती है, ये दो समीकरण का होगा और दोनों को जब ग्राफ खींचेंगे और एक दूसरे के समांतर होगा तो इसको विरोधी समीकरण कहते हैं, इसको असंगत समीकरण कहते हैं, विरोधी समीकरण कहते हैं। समझे? तो एक होता है विरोधी और एक होता अविरोधी, एक होता है संगत और एक होता है असंगत। इसमें जब हल करेंगे x और y का मान निकालेंगे तो इसमें एक हल मिलेगा, x का एक हल और y का एक हल। लेकिन इसमें x और y का हल करेंगे तो कोई हल नहीं मिलेगा। और यदि x और y का अनेक हल हो, अनंत हो,
तो उसका ग्राफ समपाती रेखा होता है। कैसा रेखा? समपाती रेखा। समपाती रेखा का मतलब जब एक समीकरण से ग्राफ खींचा और ऐसे पार किया और उसी का दूसरा समीकरण से ग्राफ खींचा तो उसी रास्ते से पार किया, कोई अलग नहीं। यानी पहले रेखा के सभी बिंदु और दूसरे रेखा के सभी बिंदु उभयनिष्ठ हो, यानी प्रत्येक बिंदु इसका भी हो और वही प्रत्येक बिंदु इसका भी हो, तो उसे समपाती रेखा कहते हैं। और इस समीकरण को आश्रित समीकरण कहा जाता है और इसका अनेक हल होता है। जो हल x का और y का पहला का होगा वही x और y का दूसरा का होगा, यानी सभी मान बराबर होंगे। तो आप समझ गए होंगे विरोधी समीकरण और अविरोधी समीकरण। हल की दृष्टि से बोलेंगे तो वह युग्म जिसका कई हल हो एक हल हो क्या कहलाएगा? अविरोधी, संगत। समझे बात? और उसका ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। और वह समीकरण जिसका ग्राफ क्या हो? समानांतर हो, कोई हल नहीं हो, तो उसे विरोधी अथवा असंगत समीकरण कहते हैं। इसका कोई हल नहीं होता। और वह समीकरण जिसका अनेक हल हो तो उसे आश्रित समीकरण कहा जाता है। कौन सी कहते हैं? आश्रित। तो आइए मैं इन सभी को लिखता हूं, उदाहरण के मदद से समझाता हूं। पॉइंट विरोधी योध असंगत समीकरण। क्वेश्चन ही बना देते हैं। क्वेश्चन विरोधी अथवा असंगत समीकरण क्या है? विद्यार्थी जी आपका स्पष्ट जवाब होगा जब दो युग्म यानी दो समीकरण का हल कुछ भी नहीं प्राप्त हो। ज्यामिति के दृष्टि से जब उसका ग्राफीय निरूपण समानांतर हो तब उसे विरोधी अथवा असंगत समीकरण कहते हैं और इसका कोई हल नहीं होता है। तो यहां पर लिखेंगे जब दो रैखिक समीकरण यानी इसी को बोलेंगे युग्म, दो रैखिक समीकरण को बोलेंगे डायरेक्ट युग्म। जब दो रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण समांतर रेखा होता है तो उसे विरोधी समीकरण कहते हैं। इसका कोई हल नहीं होता है। जब दो रैखिक समीकरण यानी युग्म का ज्यामितीय निरूपण ऐसा हो समानांतर रेखा, यह देखिए समांतर रेखा हो, समझ रहा है विद्यार्थी? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? विरोधी अथवा असंगत समीकरण कहते हैं। देखिएगा उदाहरण है ना।
समीकरण 2x 3y 5 है। 2x 3y बराबर 5 ऐसा लेना है कि आगे को जो होता है दो पदों को युग्मों के साथ अनुपात करने पर बराबर आवे और तीसरा पद बराबर नहीं, यानी इसका अनुपात बटे इसका अनुपात बराबर दो आवे और इस साइड वाला बराबर नहीं आवे। तो आप इसको कर सकते हो 4x प्लस 6y बराबर 7, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अनुपात अनुपात 2/4 3/6 5/7 काटेंगे 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू नॉट 5/7, यानी इसी को लिख सकते A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। इस सूत्र बन गया। यदि ये दोनों x और y का अनुपात समान आ गए, x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक के अनुपात दोनों युग्मों से समान आ जाए और अचर का अनुपात असमान आ जाए, तब वो कौन समीकरण कहलाएगा? द्विरोधी अथवा क्या कहलाएगा? असंगत, है ने। इसका कितना हल होगा? तो इसका कोई हल नहीं, यानी इसको हल करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको ऐसा समीकरण दे दे और कहे इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करें, तो इसका डायरेक्ट लिखिएगा, हल नहीं होगा, क्योंकि यह विरोधी समीकरण है। कैसा है? विरोधी। और अगला में होगा कुछ भाई अविरोधी, जब दो रैखिक समीकरण युग्म का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखा हो। कैसा हो? प्रतिच्छेदी रेखा। हम लिखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, अविरोधी ब्रैकेट में संगत समीकरण क्या है? आपका जवाब हो जाएगा स्पष्ट से, जब दो रैखिक, ध्यान दीजिएगा, जब दो रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो उसे अविरोधी समीकरण कहते हैं। इसका एक हल होगा सुनिए विद्यार्थी, इसका ज्यामितीय निरूपण ऐसे होगा, प्रतिच्छेद कहीं न कहीं जाकर के काटेगा। इसका समीकरण में क्या होगा? पहला गुणांक का अनुपात और दूसरे गुणांक का अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए, तीसरा से कोई मतलब नहीं है। वैसा आपको बनाना पड़ेगा। 2x प्लस 3y बराबर 5 और यहाँ 4x प्लस 7y बराबर 9 है ना। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इसका अनुपात करेंगे, देखिए विद्यार्थी दिख नहीं रहा, इसके आगे मैं बताता हूं। अनुपात कीजिएगा 2/4 3/7, तो 2/4 बराबर होगा 3/7 नहीं है, तो पहला नॉट इक्वल टू दूसरा, तब आपको पहला नॉट इक्वल टू दूसरा, तीसरा से कोई मतलब नहीं, यानी उसका सूत्र बनेगा
A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/V2। समझ रहा विद्यार्थी जी? वो बात को मैं लिखता हूं, आप गौर से इसको 1 मिनट तक देखें। देखिए विद्यार्थी, आगे मिटा रहे हैं, इस लाइन को छोड़ देंगे ताकि आपको समझने में और सुविधा हो। देखिएगा ध्यान से, पहले ध्यान से देखिए, सुनिए, और बाकी के लिए तो आपके पास है ये है, फिर धीरे धीरे से उसको उतारिए, बुक को सहायता से क्वेश्चन बनाइए, है ना। हम आपको यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन लिख सकते हैं, है ना। और आप, आपके पास जितना भी जो भी राइटर का बुक हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपको समझ में आए उतना बनाइए, धीरे धीरे धीरे, है ना। आप देखते होंगे बाढ़ से कभी कभी भी तालाब, समुद्र, जलाशय नहीं भरता, बूंदे बूंदे से ही भरता। इसलिए बाढ़ मत सोचिए, बाढ़ तो इधर से आया पानी और उधर बह के निकल जाएगा। इसलिए विद्यार्थी, जो बूंदे बूंदे भरेगा वही आपको जाकर के इंटरनली वाटर लेवल होता है। उसी प्रकार से पढ़ाई का भी यह धीरे धीरे बूंदे बूंदे भरेगा, तो आपका ऑब्जर्वर जो होगा वो पूर्णतः एक डिक्शनरी बन जाएगा। देखिए विद्यार्थी, आप ध्यान से ये समीकरण की जांच करेंगे तो क्या होगा, 2/4 इक्वल टू 3/7 इक्वल टू 5/9। तो हम लोग को सबसे पहले ये ई और ई, इसको काटेंगे तो काट सकते हैं, कटने वाला रहेगा, काट दिया। 1/2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 5/7, तो इससे मतलब नहीं, यानी इसका सूत्र बन गया A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। ये सूत्र बन गया किसका, अविरोधी समीकरण का। कौन समीकरण का, अविरोधी समीकरण का। तो आपने देख लिया। अब एक है आश्रित, आश्रित समीकरण। जब चर राशि का यानी ज्यामिति के आधार पर जो रेखा होगा वो क्या होगा, संपाती। यानी अगला है आश्रित, देखिए विद्यार्थी बता रहे हैं, आश्रित समीकरण क्या है। आंसर, वह रैखिक समीकरण का युग्म जिसका ज्यामितीय निरूपण संपाती रेखा होता है, उसे आश्रित समीकरण कहते हैं।
कहते हैं। इसमें देखिए ये हो गया विद्यार्थी, और इसके बाद भी इसी रेखा पर से एक और गुजरेगा, तो ये संपाती दोनों, यदि P बिंदु इसी पर है तो अगला Q बिंदु भी इसी पर है, हर एक जगह। ये तो मैंने अलग अलग दर्शा दिया, हर एक जगह बाण इक्वल होगा। ये 2 बार तीर चिन्ह का मतलब है, 2 बार तीर चिन्ह का मतलब है कि एक बार गुजारे और दूसरा बार जब गुजारे तो उसी से होकर गुजरता है। और इसका जो समीकरण होगा, देख रहा, देखिए अनुपात करेंगे, अनुपात गुणांक 2/4, 4/8, 6/12, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, बराबर आया। यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसमें तीनों इक्वल होता है। आपने शुरू में देखा कि पहला और दूसरा बराबर था, तीसरा बराबर नहीं था। अविरोधी में देखा कि पहला नॉट इक्वल टू दूसरा था। इसमें आपने देख रहे हैं तीनों इक्वल हो रहा है। तो ऐसे समीकरणों को अनेक अनेक हल होता है। वह रैखिक समीकरण का युग्म जिसका ज्यामितीय निरूपण संपाती रेखा होता है उसे आश्रित समीकरण कहते हैं। इसका एक हल होता है, सॉरी, इसका अनेक हल, अनंत अनेक हल, अनेक हल होता है। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, देखा, सुना। आप इसको मैं डिटेल करता हूं, आप इसको 20 सेकंड तक गौर से देखें। कैसे डिटेल करता हूं आप गौर से देखिएगा। चलिए, आपने पढ़ लिया वह रैखिक समीकरण का युग्म जिसका ज्यामितीय निरूपण संपाती रेखा होता है उसे आश्रित समीकरण कहते हैं। इसका अनेक हल होता है, समीकरण के रूप में दर्शा दिए। अनुपात लिए तो तीनों बराबर आया, यानी तीनों बराबर का ये सूत्र बन गया। देख रहे हैं सभी विद्यार्थी गौर से। अब आगे देखिए, जो अद्वितीय, सॉरी, जो आपको अविरोधी आया, देखिएगा, देखिएगा, ये बात को याद रखिएगा। जो आपको मिला विरोधी, विरोधी यानी असंगत, सुन रहा है, इसी को द्वितीय भी बोलते हैं, द्वितीय हल। इसका ग्राफ समांतर रेखा होता है, यानी ऐसे, देख रहा है, समांतर रेखा होता है। अगला अविरोधी, इसको बोलते हैं संगत, इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। और इसका ग्राफ प्रति छेदी रेखा होता है, रेखा होता है, यानी इस प्रकार से, ठीक है। और आप अगला देखा है आपने आश्रित, है ना, आश्रित, इसका ग्राफ आश्रित अनेक हल, अनेक हल,
इसका ग्राफ संपाती रेखा होता है, ठीक है, यानी ऐसे। ये देख लिया, आप लोग के सामने स्पष्ट रूप से देख लें। 20 सेकेंड। तो देख लिया विद्यार्थी, इतना बात को आप आगे याद रखिएगा, बिल्कुल बातों को याद रखिएगा। फिर आपको इसी चैनल पर इसी वक्त मिलेंगे जब आप पूरा तैयारी कर लेंगे। तब अभी इसमें और कुछ रूल नियम थ्योरी फॉर्मूला वगैरह है, उसके बाद मैं एक्सरसाइज में चलूंगा, एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा, कई प्रकार का इसका हल होता है ना। पूरी डिटेल से क्लास को नहीं छोड़ें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर कमेंट करें, और जो भी मन में कुछ सवाल उठता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना। और तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।